नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति इस दौरान ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भी हिस्सा लेंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज उडुपी के एमजीएम मैदान में जिला बूथ कमेटी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा कर्नाटक के चिकमंगलुरु में बाइक रैली में हिस्सा लेंगे। शाम को नड्डा जिले के कोप्पा में सुपारी की खेती करने वाले किसानों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चिकमंगलुरु जिले में तुंगा नदी के किनारे पर स्थित महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक श्रृंगेरी मठ भी जाएंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में अप्रैल-मई 2023 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। मंगलवार को जेपी नड्डा हासन जिले में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा तैयारियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा आज कर्नाटक के मंड्या में युवा मोर्चा सम्मेलन आयोजित करेगी। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज चुनावी राज्य नागालैंड का दौरा करेंगे। अमित शाह एक मेगा रोड शो में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वो मोटाउन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है, जबकि मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के दौरे पर थे। उन्होंने इस दौरान कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। कोल्हापुर में अमित शाह ने कहा कि 2024 का आम चुनाव भाजपा की जीत के साथ महान भारत की रचना का चुनाव है। अमित शाह ने यूपीए शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि आज देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के पर पद के लिए विचारधारा को छोड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आज असली शिवसेना भाजपा के साथ आ चुकी है। मेघालय के खेल विभाग ने भाजपा को प्रदेश के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के गृह निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण तुरा के स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली की मेजबानी की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भाजपा ने मेघालय सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर राज्य में भाजपा की लहर को रोकने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में बजट के बाद हितधारकों के साथ चर्चा करने का कार्यक्रम होगा। जयपुर में बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद करेंगी तथा बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। ये कार्यक्रम बजट के बाद की बैठक श्रृंखला के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज विधानमंडल के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 22 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 21 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 23 फरवरी बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित सभी शराब हाटों, शॉप, बार पर मदिरापान की सुविधा खत्म करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से भी शराब दुकानों की दूरी को 50 से बढ़ाकर 100 मीटर पर कर दिया गया है। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई जाने पर निर्णय लिया गया है। जयपुर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2014 में सभी क्षेत्रों में केवल 32 स्टार्टअप थे, जो अब बढ़कर 10,000 से अधिक हो गए हैं। केवल कृषि स्टार्टअप की संख्या 2,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न को लेकर दुनिया की उम्मीदें भारत से बढ़ गई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम भविष्य में भी इनकी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट के एक कार्यक्रम में संस्थागत मध्यस्थता की हिमायत की। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार बन सकता है। किरेन रिजिजू ने कहा कि अदालतों को कागज रहित होना चाहिए। नए केंद्रीय बजट में ई अदालत परियोजना के तीसरे चरण के लिए औसतन 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी छात्र आमने सामने आ गए हैं। एबीवीपी ने वामपंथी संगठनों पर हाथापाई का आरोप लगाया है। रविवार को एबीवीपी ने शिवाजी महाराज की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें जमकर बवाल हुआ। एबीवीपी का आरोप है कि वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े कुछ छात्रों ने शिवाजी महाराज की तस्वीर को उठाकर फेंक दिया और कहा कि यहां शिवाजी नहीं चलेंगे। दिल्ली के जामिया हमदर्द में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संबोधित किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में शिक्षा और मानवीय मूल्यों पर चर्चा की। संगोष्ठी दिवंगत प्रोफेसर अबुल हसन सिद्दीकी के जीवन और कार्यों को लेकर आयोजित की गई थी। संगोष्ठी में कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। सागर परिक्रमा का तीसरा चरण रविवार को सूरत के हजीरा बंदरगाह से आरंभ हुआ। केंद्रीय मछली पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मछुआरों के मुद्दों का समाधान करने के लिए इस परिक्रमा की शुरुआत की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। चुनाव आयोग के शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को देने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। ठाकरे गुट चुनाव आयोग के फैसले के बाद से ही असंतुष्ट है। जानकारी के अनुसार उद्धव ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल उद्धव गुट की ओर से केस लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट की गुहार पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील भी सुने। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 26 फरवरी को कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन होने जा रहा है। इस सेशन का नाम हाथ से हाथ जोड़ो रखा गया है।
कांग्रेस ने रविवार को कहा कि 24 फरवरी से शुरू हो रहे 3 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन में अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज डोलोस 650 mg टैबलेट बनाने वाली दवा कंपनी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा घोटाले का आरोप लगाया गया है। खजुराहो नृत्य समारोह का आज से आयोजन शुरू होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल समारोह का शुभारंभ करेंगे। खजुराहो का ये 49वां नृत्य समारोह होगा जो 26 फरवरी तक नृत्य, कला और संस्कृति की विभिन्न गतिविधियों का साक्षी बनेगा। लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध पेंगोंग सो झील में आज फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन होगा। देश में पहली बार इस फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस फ्रोजन लेक मैराथन के आयोजन का उद्देश्य स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना और जलवायु और पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नीट पीजी 2023 के लिए आवेदन में सुधार प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। जिन उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशंस में सुधार की जरूरत है वो आधिकारिक वेबसाइट netboard.edu.in पर जाकर अपने आवेदन में बदलाव कर सकते हैं। रेलवे ने आज से रेलगाड़ी के पटरी से उतरने और सिग्नल पार करने और इसी तरह के अन्य हादसों से बचने के लिए 1 महीने तक चलने वाला सघन सुरक्षा अभियान शुरू किया है। रेलवे बोर्ड क्षेत्रीय रेलवे और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों से विभिन्न खंडों में रखरखाव केंद्रों में और कार्यस्थलों पर जाकर इस अभियान चलाने और उसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। अभियान के दौरान लोको पायलट द्वारा सिग्नल देखने और ब्रेकिंग सिस्टम पर जोर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत सुरक्षित संचालन और उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। कोलकाता से 14 फरवरी को शुरू हुई भारत बांग्लादेश शांति और मित्रता को दिखाती साइकिल रैली 21 फरवरी को भाषा शहीद स्मारक पर सम्मान देने के लिए ढाका पहुंचेगी। लोग रास्ते में शांति और मैत्री और बंगाली मातृभाषा के गीतों का आनंद उठा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लंबे नदी क्रूज एमवी गंगाविलास के पर्यटकों ने रविवार को असम के ग्वालपारा जिले में श्री सूर्य पहाड़ को देखा। ये पहाड़ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के देवी देवताओं की मिट्टी और पत्थरों से बनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। एमवी गंगाविलास 28 विदेशी पर्यटकों के साथ इस बार रेशम के लिए मशहूर कामरूप जिले के सुआलकुची पहुंचेगा। सुआलकुची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये बुनकरों का गांव है जो कि गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मनरेगा का बजट प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। मनरेगा के अंतर्गत यूपीए सरकार से अधिक आवंटन होता रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को कोई भी गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की ठीक से पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने प्रीमियम वेरिफिकेशन सर्विस का ऐलान कर दिया है। इससे जिन लोगों को अपनी प्रोफाइल पर ब्लू टिक चाहिए हो वो इसे आसानी से खरीद सकेंगे। अगर किसी यूजर को ये सर्विस वेब पर चाहिए तो उसे $11.99 यानी कि करीब 992 रुपए और iOS प्लेटफॉर्म पर ये सर्विस चाहिए तो उसे $14.99 यानी कि करीब 1240 रुपए का खर्च आएगा। मेटा ने बताया है कि ये सर्विस इस हफ्ते से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू की जाएगी। डिज्नी स्टार, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड सहित कई प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स ने उन केबल ऑपरेटरों को फीड उपलब्ध कराना बंद कर दिया है जिन्होंने नए टैरिफ ऑर्डर के तहत बढ़ी हुई कीमतों के साथ नए समझौते पर अभी तक साइन नहीं किया है। गूगल ने iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए मोबाइल पर मीट यूजर्स के लिए कई नए 360 डिग्री वीडियो बैकग्राउंड लॉन्च किए हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा।
शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की समीक्षा के लिए 22 फरवरी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ 4 निजी क्षेत्र के बैंकों HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की बैठक बुलाई है। पंजाब और हरियाणा में 1 फरवरी से मौसम ज्यादातर शुष्क बना हुआ है। कृषि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उच्च तापमान और वर्षा की कमी पंजाब और हरियाणा में गेहूं की फसल को प्रभावित कर सकती है। म्यूचुअल फंड कंपनियों के नई योजनाओं से संग्रह में बीते साल गिरावट आई है। संपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने 2022 में NFO से कुल 62,000 करोड़ रुपए का संग्रह किया, जो कि 2021 की तुलना में 38% की गिरावट है। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में 5 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में बीते सप्ताह 95,337.95 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है। बीते सप्ताह BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 319.87 अंक यानी 0.52% के लाभ में रहा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ने 2 नए कोर्स लॉन्च किए हैं। लॉन्च किए गए दोनों कोर्स सेमिकॉन इंडिया पर आधारित हैं। इससे भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़त मिलेगी। पूर्वी राज्यों को दिल्ली से जोड़ने वाले रेल टर्मिनल आनंद विहार को वैश्विक स्तर का बनाया जाएगा। इसके लिए अनुमान के मुताबिक 240 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया की ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का कहना है कि मिसाइल का परीक्षण आज सुबह किया गया। अमेरिका दक्षिण कोरिया ने संयुक्त हवाई अभ्यास के बाद उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 48 घंटे के भीतर ये दूसरा हमला है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि उत्तर कोरिया के सुखोन क्षेत्र से सुबह 7 बजे प्रक्षेपण का पता चला है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने 395 किलोमीटर और 337 किलोमीटर दूर लक्ष्य को निशाना बनाते हुए 2 प्रोजेक्टाइल दागे हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा रविवार को B-1B रणनीतिक साझेदारी के तहत संयुक्त हवाई अभ्यास करने के एक दिन बाद ये टेस्ट उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है। चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर संबंधों में आई कड़वाहट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शीर्ष चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर ये बैठक हुई। विदेश मंत्री ने चीन को उसके जासूसी गुब्बारे के लिए चेतावनी दी और इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया। साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। ब्लिंकन ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाया। रविवार को रूसी नियंत्रित डोनेट्स्क क्षेत्र में गोलीबारी हुई। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। रूस ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना पूर्वी डोनबास क्षेत्र के वोहलेदार शहर के पास रूसी सेना को असाधारण रूप से महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा रही है। ज़ेलेंस्की ने साथ ही साथ ये भी कहा कि युद्ध में रूस को जितना ज्यादा नुकसान होगा उतनी ही तेजी से हम यूक्रेन की जीत के साथ इस युद्ध को समाप्त कर पाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव के समर्थन में आज पोलैंड की यात्रा करेंगे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान बाइडेन अपने पोलिश समकक्ष आंद्रेजेज डूडा से मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुखारेस्ट में B9 के नेताओं से भी मिलेंगे और समूह की सुरक्षा के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन को व्यक्त करेंगे। B9 समूह में नाटो के पूर्वी शोर पर स्थित देश शामिल हैं।
जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स का भी अमेरिका का दौरा करने और 3 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने का कार्यक्रम है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेता यूक्रेन का समर्थन करने, प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे। भूकंप आने के 12 दिन बाद तक मलबे से लोगों के जिंदा निकलने के मामले सामने आने के बावजूद रविवार को तुर्की सरकार ने बचाव अभियान पूरा होने की घोषणा कर दी। अब मलबे को हटाने और उनके स्थान पर भवनों के पुनर्निर्माण का कार्य होगा। तुर्की सरकार ने आशंका जताई है कि अभी भी बहुत सारे लोग मलबे में दबे हुए हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका ने भूकंप से प्रभावित तुर्की के लिए अतिरिक्त $100 मिलियन की मानवीय सहायता की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की के भूकंप प्रभावित दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का दौरा करते हुए इस अतिरिक्त सहायता की घोषणा की। साथ ही साथ ब्लिंकन ने तुर्की को इस त्रासदी से निपटने में हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया। ब्लिंकन ने साथ ही ये भी कहा कि सीरिया में सहायता पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अमेरिकी सीरियाई लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्राजील की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य साओ पाउलो बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह से प्रभावित है। उत्तरी साओ पाउलो राज्य के कई शहरों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। साओ पाउलो के 2 शहर साओ सेबेस्टियाओ और अबाजिओगा सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। दोनों शहरों ने अपने कार्निवल उत्सव को रद्द कर दिया है क्योंकि बचाव दल लापता घायलों और मलबे में मृत लोगों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साओ पाउलो राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि क्षेत्र में बारिश एक दिन में 600 मिलीमीटर से अधिक दर्ज की गई है, जो कि इतनी कम अवधि में ब्राजील में अब तक की सबसे अधिक बारिश में से एक है। भारत अगले महीने इंदौर और अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शेष 2 टेस्ट के लिए टीम की घोषणा हो गई है। जयदेव उनादकट को 1 मार्च को तीसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की टीम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया है। हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। बीसीसीआई के अनुसार रोहित शर्मा पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण पहले 1 दिवसीय मैच के लिए अनुपलब्ध रहेंगे और हार्दिक पांड्या पहले 1 दिवसीय मैच में टीम का नेतृत्व करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 17 मार्च को मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का सामना आयरलैंड के साथ होगा। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले को जीतना बेहद अहम है। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ भी मौजूद रहे। भारतीय टीम को म्यूजियम में सम्मानित भी किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। अब देखेंगे कुछ और खबरें। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 115 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया है और इसी जीत के साथ भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा ने तेजी से 31 रन बनाए, वहीं कोहली 20 जबकि श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए शेखर भारत के साथ मिलकर पुजारा ने टीम को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। पुजारा 31 और भरत ने 23 रनों की नाबाद पारी खेली।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए तो वहीं अश्विन ने 3 विकेट लेने में सफलता हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत हासिल करने के बाद भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत अब महज 1 जीत दूर है। वेस्टइंडीज की क्रिकेटर रशिता विलियम्स पर आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया है। ये घटना शुक्रवार को आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान हुई। विलियम्स को आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.12 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो खिलाड़ी, अंपायर, मैच रेफरी या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क से संबंधित है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के ओवरसाइट कमेटी ने आगामी दूसरी रैंकिंग सीरीज इब्राहिम मुस्तफा टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 27 पहलवानों सहित 43 सदस्यों के एक दल को मंजूरी दी है। 27 पहलवानों की सूची में 3 टॉप्स स्कीम के पहलवान भी शामिल होंगे, जिसमें आशु भटेरी और सुजीत का नाम शामिल है। टूर्नामेंट का आयोजन 23 से 26 फरवरी तक मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में होगा। जूनियर विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता वरुण तोमर ने रविवार को आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने हमवतन सरबजोत सिंह को हराकर ये पदक अपने नाम किया। स्पेनिश ला लिगा में बार्सिलोना ने कैंडिस को 2-0 से हरा दिया। रविवार को खेले गए इस मुकाबले में दोनों गोल बार्सिलोना की तरफ से मुकाबले के पहले हाफ के आखिर में हुए। लंदन में हुए बाफ्टा अवार्ड्स के 76वें संस्करण में युद्ध पर आधारित फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने सबसे अधिक अवार्ड जीतने में कामयाबी हासिल की। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट गैर इंग्लिश फिल्म समेत इस फिल्म ने कुल मिलाकर 7 कैटेगरीज में अवार्ड जीते हैं। बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को मिला है। वहीं बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म टार के लिए केट ब्लैंचेट को मिला है। बाफ्टा अवार्ड्स में फिल्म द बंशीज ऑफ इनिशेरिन की स्टार कास्ट कैरन कांडोन को और बैरी कीगॉन ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है। निर्देशक जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर को सोमवार को लंदन में चल रहे बाफ्टा अवार्ड्स के 76वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स के खिताब से नवाजा गया। बाफ्टा के 76वें संस्करण में भारतीय उम्मीदों पर पानी फिर गया है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सम्मान नवलनी से हारकर ये गंवा दिया है। हाल ही में संपन्न हुए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ थिएट्रिकल फीचर का शीर्ष पुरस्कार द डेनियल क्वान और डेनियल शेइनर्ट को मिला है। तमिल फिल्मों के लोकप्रिय कॉमेडियन आर माइलसामी का रविवार को चेन्नई में निधन हो गया। वो 57 वर्ष के थे। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की आने वाली फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। रानी मुखर्जी जल्दी ही फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में नजर आने वाली हैं। शाहरुख खान इन दिनों फिल्म डंकी की शूटिंग में व्यस्त हैं। राजकुमार हिरानी के निर्देशन बन रही फिल्म डंकी के सेट से शाहरुख खान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। डंकी 23 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।